Hello, welcome to Advisor. Today we are going to discuss chapter number 17, Breathing and Exchange of Gases of class 11th NCERT. Let's start. Question number 1. Respiration in insects is called direct because डायरेक्ट क्यों कहते हैं हम? डायरेक्ट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इंसेक्ट है उनका जो ये ट्रैकिया है यानी कि जो ये स्पाइरिकल्स है वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में, जैसे यहाँ पे आपको कैटरपिलर में दिख रहा है, ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? ये है स्पाइरिकल्स। ठीक है, क्या है ये? स्पाइरिकल्स। यहाँ पे देखिए स्पाइरिकल जो है वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, यहाँ भी आपको दिख रहा है स्पाइरिकल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में। तो क्या हुआ कि ऑक्सीजन जो है इसी स्पाइरिकल के अंदर एंटर किया और ये जो आपको पतली पतली दिख रही है दीज आर द ट्रैकियाज, दीज आर द ट्यूब्स, ये ट्यूब्स हैं या ट्रैकिया है जिसको हम कह रहे हैं। ठीक है, अब ये जो ट्यूब्स है इसके अंदर ऑक्सीजन एंट्री किया और एंट्री करने के बाद जो जो ऑर्गन को ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो ऑक्सीजन ले लेंगे एंड देन CO2 को वो एक्सेल कर देंगे। ठीक है, CO2 भी एक्सेल हुआ किस एरिया से? इसी स्पाइरिकल वाले एरिया से, इसी ट्रैकिया से वो भी जो है एक्सेल हो गया। ठीक है, देखिए यहीं से CO2 एक्सेल हो रहा है, यहीं से O2 एंट्री कर रहा है। ठीक है, तो डायरेक्टली जो है एनवायरमेंट के कांटेक्ट में है ये, तो इसलिए आपका ए जो है वो सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है? O2 एंड CO2 का एक्सचेंज हो रहा है डायरेक्टली विद द एयर इन द ट्यूब्स। ट्यूब्स में कोई सिलोमिक फ्लूइड या कोई भी हीमोसील या किसी बॉडी सर्फेस की हम बात नहीं कर रहे। बॉडी सर्फेस की बात तब होती है जब डिफ्यूजन ऑस्मोसिस ये सब प्रोसेस होता है जिसमें डायरेक्टली, जैसे अर्थवर्म में है, ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस बॉडी सर्फेस से ही जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, बट यहाँ पे स्पाइरिकल्स के थ्रू हो रहा है, इसलिए इसको आप जो है इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें से गलत क्या है वो पूछ रहा है। ए ह्यूमिडिफाइज द एयर, वार्म्स अप द एयर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्लीन्स अप द एयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एयर को, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एयर को क्लीन नहीं करता बल्कि प्लांट्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो एयर को क्लीन करता है। ठीक है, प्लांट क्या करता है? इस एनवायरमेंट में जितना भी CO2 है, ठीक है, पोल्यूशन है, उन सबको जो है प्लांट एब्जॉर्व कर लेता है एंड देन रिटर्न में वो क्या प्रोड्यूस करता है? ऑक्सीजन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ये ऑक्सीजन के थ्रू जो एयर है, हमारा जो एनवायरमेंट है वो क्लीन अप होता है, फिर इस ऑक्सीजन को हम ले लेते हैं और हम जो है वापस से CO2 को जो है एक्सेल करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम जो है एयर को प्यूरिफाई करने के बजाय उसको डिग्रेड कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। ठीक है, और उस CO2 को जो है खराब एनवायरमेंट को या खराब जो एयर है उसको सही कर रहा है, क्लीन्स अप कर रहा है कौन? प्लांट्स। तो यहाँ पे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ये काम नहीं करता, प्लांट्स का करता है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने रॉन्ग पूछा है, तो डी विल बी द रॉन्ग। ओके, question number 3, a person suffers punctures in his chest cavity in an accident without any damage to the lungs. Its effect could be, क्या हुआ? एक बंदा गया, एक पर्सन गया रास्ते में और उसका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, एक्सीडेंट होने के दौरान क्या हुआ? उसके चेस्ट कैविटी में एक छोटा सा पंक्चर हो गया लेकिन लंग्स को कोई डैमेज नहीं हुआ। ठीक है, तो पूछ रहा है कि क्या होगा? ब्रीदिंग रेट कम हो जाएगा या फिर ब्रीदिंग रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा या रेस्पिरेशन में कोई चेंज ही नहीं होगा, ये सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग। सीजेशन का मतलब होता है एक तरीके से पॉज। ठीक है, थोड़ी देर के लिए रुक गया या फिर स्टॉप हो गया, ऐसा कुछ होगा क्या? तो देखिए नॉर्मल क्या होता है कि जब हम लोग रेस्पायर करते हैं ना तो मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो आपका लंग्स है, ठीक है, और जो आपका एटमॉस्फेयर है, ये लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है। ठीक है, इन एंड आउट। एटमॉस्फेयर से हमने ऑक्सीजन लिया, इसको CO2 दिया। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा? इस लंग्स में इंस्पायरेशन के दौरान, ठीक है, इंस्पायरेशन के दौरान एक प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होगा। ठीक है, एक प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होगा और उस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ही इंस्पायरेशन एफिशिएंटली हो पाता है, क्योंकि इंस्पायरेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस, यहाँ पे एनर्जी का यूज होता है। ठीक है, तो ये सारा काम हो पा रहा है क्योंकि वो प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन हो पा रहा है। लेकिन अगर चेस्ट कैविटी में पंक्चर हो जाता है तो ये जो प्रेशर ग्रेडियंट बनता है ना, ये प्रेशर ग्रेडियंट ये बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि इस लंग्स के बाहर जो बॉडी सरफेस है, इस बॉडी सरफेस में एक होल हो गया। ठीक है, चेस्ट कैविटी में एक पंक्चर हो गया, एक होल हो गया है, तो जो हम लोग इस तरीके से प्रेशर बना रहे हैं वो प्रेशर यहाँ से रिलीज हो जाएगा, एनवायरमेंट में चला जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर जनरेट ही नहीं हो पाया, और जब प्रेशर जनरेट नहीं हो पाएगा तो ब्रीदिंग में एक थोड़ा पॉज आ जाएगा या फिर स्टॉप भी हो सकता है। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके,
Question number 14. It is known that exposure to carbon monoxide is harmful to animals because, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड नॉर्मली आपको पता है कि हीमोग्लोबिन का रिएक्शन जो है वो O2 और CO2 के साथ होता है, ठीक है, और इन दोनों के साथ ही हीमोग्लोबिन का जब O2 के साथ हो रहा है या फिर CO2 के साथ हो रहा है तो ये दोनों ही प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस। और जब HP का रिएक्शन CO के साथ होता है तो ये वाला जो प्रोसेस है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब इसका क्या मतलब होता है? इरिवर्सिबल का मतलब जैसे मान लीजिए एक एंजाइम है और एक सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे से बाइंड करते हैं, एफिशिएंटली बाइंड भी करते हैं और एफिशिएंटली रिलीज भी हो जाते हैं उससे, तो ये बेहतर एंजाइम कहलाता है या ये बेहतर एक्टिव रीजन कहलाता है ऑफ दैट एंजाइम, ठीक है। लेकिन अगर कोई सबस्ट्रेट आए और चिपक ही जाए उस एंजाइम से, ठीक है, अब छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा, तो क्या होगा, ये एंजाइम को जब छोड़ेगा ही नहीं तो फिर कोई और आके उससे बाइंड नहीं कर सकता, उसका कभी जो है वो कभी रुक नहीं सकता, यानी कि सबस्ट्रेट जिस भी काम के लिए आया है वो काम होता चला जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे CO है, ये इरिवर्सिबल है, HB से जुड़ा और जुड़ा रह गया, ठीक है। अब HB से जुड़ा और जुड़ा रह गया तो ऑक्सीजन तो इससे बाइंड नहीं हुआ, और जब ऑक्सीजन बाइंड ही नहीं होगा तो ये जो RBC है वही तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाता है, पूरे बॉडी में RBC ही तो है जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। लेकिन अगर HB के साथ O2 बाइंड ही नहीं हो पाएगा तो फिर क्या होगा कि वो O2 का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा और CO के इस कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से एकदम दम घुटने लगेगा, उस इंसान की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है आपका, तो इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को हार्मफुल बोला जाता है। तो यहाँ पे इट रिड्यूसेस CO2 ट्रांसपोर्ट या फिर इट रिड्यूसेस O2 ट्रांसपोर्ट, इट इंक्रीजेस CO2 ट्रांसपोर्ट, इट इंक्रीजेस, तो इंक्रीजेस तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा B, इट रिड्यूसेस O2 ट्रांसपोर्ट, ठीक है। O2 का ट्रांसपोर्ट यानी कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट को रिड्यूस कर देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, मार्क द ट्रू स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू नॉर्मल ब्रीथिंग, ठीक है। जब नॉर्मल ब्रीथिंग होती है, अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इंस्पायरेशन, जब ये नॉर्मल ब्रीथिंग होती है तो उसमें क्या होता है कि हम इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन ये सब करते हैं, ठीक है। तो जब हम इंस्पिरेशन करते हैं ना उस टाइम पे क्या होगा, ये एक एक्टिव प्रोसेस है जहां पे क्या होगा कि जैसे ही हम जैसे हम इंस्पिरेशन करेंगे तो डायफ्राम जो है ना, आप एक बार सांस लेके देखिए, जब आप सांस लोगे तो आपका डायफ्राम इस तरीके से ऊपर की तरफ, डायफ्राम आपका जो है नीचे की तरफ आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये डायफ्राम नीचे की तरफ आया, ठीक है, और आपका रिब केज जो है वो ऊपर की तरफ आया। जब डायफ्राम नीचे की तरफ आएगा ना, एक प्रेशर आपके बॉडी में जनरेट होगा, ठीक है। यही जो प्रेशर जनरेट हो रहा है ना, इसी को हम कहते हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन हो रहा है, ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन हो रहा है। तो क्या हुआ, डायफ्राम नीचे की तरफ आया, जो आपका रिब केज है ऊपर की तरफ आया, एक एनर्जी लग रही है, इस प्रोसेस को करने के लिए एक एनर्जी लग रही है, ठीक है। इस एनर्जी लगने की वजह से ही हम कहते हैं कि इंस्पिरेशन जो है वो एक तरीके का एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन जब आप सांस छोड़ते हो तो आप देखो, जैसे आप सांस छोड़ते हो आपकी पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डायफ्राम जो है ऊपर की तरफ आ जाता है और आपका रिब केज जो है वो नीचे की तरफ आ जाता है, बॉडी एकदम श्रिंक हो जाती है, ठीक है। बॉडी के पोस्चर से आपको समझ में आ जाएगा कौन सा एक्टिव प्रोसेस है, कौन सा इनएक्टिव प्रोसेस है या कौन सा पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं कई सारे। इंस्पिरेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस वेयर एज एक्सपिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। Question number 6, a person breathes in some volume of air by forced inspiration after having a forced expiration. This quantity of air taken in is, देखिए नॉर्मली जो है यहाँ पे कई सारे वॉल्यूम्स लिखे हैं, कई सारी कैपेसिटी की चीजें लिखी हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होगा कि जब आप नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सपिरेशन करते हो तो उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम जो अप्रोक्सीमेटली 500 ml होता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली बोला है मैंने, किसी बुक में आपको 600 भी दिख जाएगा, 450 भी दिख जाएगा, तो अप्रोक्स जो है हम 500 ml लिख के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली जैसे मैं ब्रीदिंग कर रही हूँ तो उसमें जो है नॉर्मल जितना मैंने इंस्पायर किया, जितना मैंने एक्सपायर किया, दोनों ही चीजें अगर आप देखो तो 500 ml के अप्रोक्स होती है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे बोला है कि फोर्स्ड इंस्पिरेशन, यानी कि आपने, जैसे हम
प्राणायाम करते हैं तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, जितना कोशिश हो पाए उतनी ज्यादा एयर को अपने अंदर फिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये जो फोर्स्ड इंस्पिरेशन हुआ और उतनी ही फोर्स से हम लोग एक्सपिरेशन भी करते हैं। तो ये जो फोर्स्ड इंस्पिरेशन है या जो फोर्स्ड एक्सपिरेशन है, ये क्वांटिटी वाइटल कैपेसिटी कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। यहाँ पे देखिए वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल्स टू इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये चीज कहलाती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये जो वाइटल कैपेसिटी हो, क्या इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है अप्रोक्सीमेटली 3000 होती है, टाइडल वॉल्यूम अभी आपको पता है 500 हुई, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1100 ml जो है होती है। यानी कि टोटल आपका 4600 ml जो है वो आपका फोर्स्ड इंस्पिरेशन और फोर्स्ड एक्सपिरेशन में होता है। अब आपका क्वेश्चन कि यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम क्यों लिया, हमने तो फोर्स्ड इंस्पिरेशन कर ही रहे हैं, तो नॉर्मली जो आपका ब्रीदिंग है वो तो काउंट होगा ही होगा, प्लस जो आप फोर्स इंस्पिरेशन कर रहे हो और जो फोर्स एक्सपिरेशन कर रहे हो वो भी इसमें जुड़ेगा, तो दैट इज वाइटल कैपेसिटी, उसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है? टोटल लंग कैपेसिटी होता है जिसमें आप वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी को हम देख लेते हैं क्या है। वाइटल कैपेसिटी आपका क्या है, ठीक है, वाइटल कैपेसिटी आपको समझ में आ गई 4600 है, ठीक है, प्लस रेजिडुअल कैपेसिटी या रेजिडुअल वॉल्यूम। आप पूरा एक्सपायर कर लो, जितना भी एयर आपके लंग्स में है सब कुछ कर लो, लेकिन एल्वलाई में थोड़ा सा एयर रहता ही रहता है किसी भी कंडीशन में, ठीक है, क्योंकि अगर उसमें नहीं रहेगा तो वो पूरी तरीके से श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है एल्वलाई में, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1200 ml, और अभी आपने देखा कि 4600 ml तो आपने अभी निकाला वाइटल कैपेसिटी, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका हो गया 5800 ml, ये आपका टोटल लंग कैपेसिटी है, ठीक है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आपको समझ में आई है 3000 है अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये आपका टोटल जो है बात होती है। उन्होंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि पर्सन अगर वो फोर्स इंस्पिरेशन करे या फोर्स एक्सपिरेशन करे तो इस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या डिफाइन करते हैं, दैट इज वाइटल कैपेसिटी। सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग ऑन। Question number 7. Mark the incorrect statement in context to oxygen binding in HB. देखिए ये नॉर्मल आपका सिग्मोइड कर्व है, ठीक है। इस कर्व को हम क्या कहते हैं? सिग्मोइड कर्व, सिग्मोइड कर्व। अब ये जो सिग्मोइड कर्व है ना, ये दो तरीके से मूव हो सकता है। एक तो इस तरीके से ये राइट की तरफ मूव हो सकता है, एक तो इस तरीके से ये राइट की तरफ मूव हो सकता है, या इस तरीके से ये लेफ्ट की तरफ मूव हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये कर्व आपको राइट की तरफ मूव होता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ठीक है, पीएच जो है वो लो है, उसके बाद प्रोटॉन जो है वो आपका हाई है, प्रोटॉन हाई है तभी तो पीएच लो है, ठीक है। एसिडिटी, जो आपका एसिडिटी यानी कि जो एक तरीके से वर्क कर रहा है यहाँ पे, एसिडिटी वो भी आपका ज्यादा होगा क्योंकि पीएच यहाँ पे लो है। जितना पीएच लो यानी कि मान लीजिए 1 pH 2 pH इस तरीके से, तो वहां पे वो एसिडिक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाएगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, ठीक है। और आपका 2,3 BPG ये भी आपका हाई हो जाएगा। तो जब ये सब चीजें हाई है, पूरे चीजों से आप एक से आप देख लीजिए, अगर आपका CO2 हाई है इसका मतलब O2 का क्वांटिटी कम है, और अगर O2 का क्वांटिटी कम है इसका मतलब है कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी भी लो है, ठीक है। तो अभी जब भी राइट की तरफ कर्व मूव करेगा, राइट की तरफ जब शिफ्टिंग होगी तो हमेशा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होगी वो लूज हो जाएगी, वो टूट जाएगी, ठीक है। और इसी का जस्ट ऑपोजिट ये लेफ्ट में होता है। यहाँ पे क्या होगा, यही जस्ट उल्टा हो जाएगा, PCO2 जो है वो कम हो जाएगा, पीएच जो है वो हाई हो जाएगा, प्रोटॉन जो है वो कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, एसिडिटी कम हो जाएगी, ठीक है, 2,3 BPG भी कम हो जाएगा। तो ये सब चीजें जब होगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से लेफ्ट की तरफ आपका ऑक्सीजन का कर्व जो है वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की एफिनिटी बढ़ रही है, और राइट की तरफ शिफ्टिंग में वो एफिनिटी घट रही है। तो यही पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट,
मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू ऑक्सीजन बाइंडिंग टू HB। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की बाइंडिंग HB से इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट कौन कौन सा पहले वो हम देख लें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका हायर pH। ठीक है, ये सही है। उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट है लोअर टेम्परेचर, ये भी सही है आपका लोअर टेम्परेचर। लोअर PCO2 ये भी सही है। हायर PO2, ठीक है, हायर PO2 जैसा यहाँ पे जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, डी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, हायर PO2 हाँ सही है। ठीक है, ऑक्सीजन की कंटेक्स्ट ऑक्सीजन बाइंडिंग टू HB के उसमें जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो यहाँ पे PO2 जैसा तो कुछ यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सा इनकरेक्ट है? ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल गिव राइज टू अ नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई। नेक्स्ट द एल्वेoli आर हाईली वेस्कुलराइज्ड। The lungs are covered by a double-layered membrane. The pleural fluid reduces friction on the lung surface. देखिए जो आपका lungs है ना, ये lungs जो है ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, यानी कि इसके ऊपर डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, तो ये बात तो सही है। ठीक है, प्लूरल फ्लूइड रिड्यूसेस यहाँ पे, और ये जो डबल लेयर्ड है इसके बीच में एक तरीके का फ्लूइड होता है। ठीक है, इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? प्लूरल फ्लूइड। और ये जो प्लूरल फ्लूइड होता है ये फ्रिक्शन को ही रिड्यूस करता है, ताकि अगर हल्का सा झटका पड़ जाए तो आपके लंग्स को किसी तरीके से कोई इफेक्ट ना हो। ठीक है, तो ये चीज जो है आपका ये वाली बात भी सही हो जाती है। एल्वेoli हाईली वेस्कुलराइज्ड बिल्कुल होते हैं। टर्मिनल ब्रोंकियोल गिव राइज टू नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, नहीं। यहाँ पे जो आपका सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई है वो ब्रोंकियोल्स को मतलब they give rise to bronchioles, not bronchioles give rise to bronchi। ठीक है, तो ए जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा और ये आंसर जो है वो सही हो जाएगा। सो विद दिस आज के लिए इतना ही। कुछ बचे हुए क्वेश्चन है इसी चैप्टर के, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।